गुड मॉर्निंग। हम आप लोग समाजशास्त्र में आज लेसन पढ़ रहे हैं 3। लेसन 3 है आपका समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र। कहने का तात्पर्य समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है और इसका अध्ययन क्षेत्र, इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये इस लेसन का टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, नेचर हर इंसान का अलग अलग होता है, हर शास्त्र का अलग अलग होता है। राजनीति शास्त्र में राजनीति का अपन अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में अर्थ का करते हैं, इतिहास में इतिहास का किया जाता है। उसी तरीके से समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी प्रकृति कैसी है वो समझने के लिए सबसे पहले हमें समाजशास्त्र को समझना पड़ेगा। समाजशास्त्र अंग्रेजी के, अब आप सबसे पहले तो किताब खोल लीजिए, लेसन 3 निकालिए, हाथ में पेंसिल ले लीजिए। अब मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, उस पर आप अंडरलाइन करिए। शाब्दिक रूप से समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द सोशलॉजी यानी लैटिन शब्द सोसियस, लैटिन शब्द सोसियस और ग्रीक शब्द लोगस से मिलकर बना है। सोशलॉजी लैटिन भाषा के शब्द, अंग्रेजी का सोशोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोसियस और ग्रीक शब्द लोगस से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्रम से, सोसियस का मतलब समाज और लोगस का अर्थ विज्ञान से है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का तात्पर्य समाज के विज्ञान से है। यहाँ तक अंडरलाइन आप पेंसिल से कर लें। आरंभ में जब समाजशास्त्र का जनक किसको माना जाता था? अगस्त कामट को। मैंने आपको पिछले चैप्टरों में बताया है। अगस्त कामट ने सोशलॉजी के स्थान पर कुछ दूसरे शब्दों का सुझाव दिया था, लेकिन धीरे धीरे सामान्य दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही समाजशास्त्र के नाम से स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ तक आप पेंसिल से, मैंने आपको सोशलॉजी का मतलब बता दिया, यहाँ तक आप करें। कहाँ तक? इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का तात्पर्य समाज के विज्ञान से है। अब इस विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित, पेंसिल फिर उठा लीजिए, नीचे देखो सबसे लास्ट में, इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और निष्पक्ष अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाजशास्त्र है। ठीक है। अब समाजशास्त्र है क्या? नंबर 1, समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस संबंध में गिंडिंग्स की ये परिभाषा आप पेंसिल ले लें, फिर हेडलाइन डालें। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। क्या है गिंडिंग्स के अनुसार? समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। बार्ड के अनुसार, बार्ड ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये दोनों को अंडरलाइन करिए आप। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है या समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। पहला क्या हुआ था? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसके संबंध में मेकाइवर तथा पेज का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समझ रहे हैं? पेंसिल लीजिए। मेकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इस विचार को मानने वाले लेखक सिमेल, मैक्स वेबर, ग्रीन आदि समाज शास्त्रियों का विचार है कि समाज के निर्माण में सामाजिक संबंध की अपेक्षा सामाजिक अंतःक्रियाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
इसी आधार पर जॉर्ज सिमेल का कहना है, फिर पेंसिल लेके लिखो, क्या कहना है? समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जी आपका तीसरा पॉइंट। अब चौथा, समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। हैरी जॉनसन ने जैसे प्रख्यात समाजशास्त्री ने शुरू से ही यह स्पष्ट किया था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समाजशास्त्र की जो उपयुक्त परिभाषाएं हैं और इसके आधार पर ही समाजशास्त्र के को अपन अगर विभाजित करें इसके अध्ययन क्षेत्र को, तो ये चारों पॉइंट आपके आएंगे और फिर इनकी परिभाषा भी आ गई। सभी समाजशास्त्र की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप इनको परिभाषाओं को लिख सकते हैं, इसके अनुसार, इस विद्वान के अनुसार, इस विद्वान के अनुसार, ऐसे आपको लिखना है। अब ये उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या स्पष्ट होता है, कहा जा सकता है, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, फिर पेंसिल ले लो, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों तथा विभिन्न प्रकार के संबंधों से बनने वाले समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये 4 पॉइंटों के बाद अपन ये कह सकते हैं, उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है, कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों तथा विभिन्न प्रकार के संबंधों से बनने वाले समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे है, ये एक पॉइंट आ रहा है आपको। वास्तविकता क्या है, पेंसिल लिखो साथ में। वास्तविकता यह है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सैकड़ों हजारों प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है। जैसे एक परिवार है, एक परिवार में 4 पुत्र पुत्रियां हैं, माता पिता हैं, तो वो अपने आपस के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के ऊपर संबंधित रहते हैं। बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो माँ बाप की ये कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शादी ब्याह करें, शादी ब्याह के बाद उनकी नौकरी वोकरी करें, कोई रोजगार करें, कार्य करें। तो कहने का उसी तरीके से बच्चों पर भी, अब बच्चे भी माँ बाप के ऊपर आश्रित रहते हैं। जब छोटे होते हैं तो उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फिर उनको अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं। तो एक दूसरे से ये संबंधित हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से ये विभिन्न संबंधित होते हैं। अब इसमें कुछ में सहयोग होता है, कुछ में संघर्ष की भावना होती है, कुछ का संघर्ष, कुछ संबंध बहुत अपनेपन के होते हैं। माँ बाप से बहुत से बच्चों के बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, बहुत के संबंध खराब हो जाते हैं, संघर्ष की स्थिति आती है। कैसे आती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप से कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, माँ बाप मम्मी पापा कहते हैं नहीं बेटा ये तुम्हारे अभी मतलब की चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष भी थोड़ा बहुत उनके बीच में दिखता है, लेकिन ये संघर्ष एक दिखावटी या बनावटी होता है। उसी तरीके से प्रत्येक समाज में कुछ मूल्य और नियम जरूर होते हैं। हर समाज के अपने नियम और मूल्य होते हैं जिनका संबंध व्यवस्थित बने रहने से है। समाज जिससे व्यवस्थित बना रहे, हमारे नियम और मूल्य ऐसे हों जिससे कि हम उनको खतरा पैदा नहीं होने दें, अपने संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं हमारी बनी रहें। तो इस दृष्टिकोण से ऐसे विज्ञान का होना बहुत आवश्यक है जो समाज में पाए जाने वाले सभी तरह के संबंधों और उन्हें व्यवस्थित बनाए रखने वाले आधारों का अध्ययन कर सके। इसके लिए क्या है कि जो समाज के नियम हैं, समाज के जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं, उनका हम निर्वहन करें, उनका पालन करें, तभी समाज के सामाजिक संबंधों को आधार बनाकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो इन सभी सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। जो संबंध होते हैं, परिवार के हैं, आपके समाज के हैं, आपके नातेदारों के हैं, रिश्तेदारों के हैं, समाज के हैं, देश के हैं, राज्य के हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं इनका जो अध्ययन अपन करते हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सकते हैं।
इसीलिए लास्ट में देखो, व्यक्ति अपने जीवन में, शुरुआत देखो, ये सच है कि व्यक्ति अपने जीवन में पारिवारिक, परिवार के, आर्थिक मतलब लेन देन वाले, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन संबंधी अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करता है। स्वाभाविक है, मनुष्य समाज में रहेगा तो इसको ये सभी संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, लेकिन सभी संबंधों का आधार सामाजिक संबंध ही है। सभी संबंधों का आधार क्या है? सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंधों के कारण ही व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। इन संबंधों में जब कभी परिवर्तन होता है तो समाज का आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक, धार्मिक ढांचा अपने आप बदलने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन को संगठित रखने और उसके व्यवहारों को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए सामाजिक संबंधों की प्रकृति को समझना सबसे अधिक आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है इनका। इस संबंध में इसी आधार पर समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का ही वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। इसलिए क्यूबर्ड ने लिखा भी है, पेंसिल से लिखो जरा, क्या लिखा है क्यूबर्ड ने कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्यूबर्ड के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है। अब समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दो तरह से होता है। एक होता है स्वरूपात्मक संप्रदाय। पहला, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक जो इसको मानते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय को, उनका कहना है कि सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बड़ा होने के कारण समाजशास्त्र में सभी तरह के संबंधों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसमें सामाजिक संबंध इतने बड़े होते हैं, इनकी मात्रा में इनका व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस दशा में समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का अध्ययन ही किया जाना चाहिए। इस कौन से मानने वाले हैं जो लोग? स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग। और इसके समर्थक कौन कौन से हैं? नाम लिखो इस पेंसिल से। जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वीरकांत तथा टॉनीज इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। अब जॉर्ज सिमेल के क्या विचार है इस संबंध में? जॉर्ज सिमेल के विचार, जॉर्ज मिशेल कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है और इस स्वरूप के अंदर ही कुछ अंतर वस्तु होती है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों का भी एक स्वरूप होता है। कैसे? जैसे एक गिलास में 3 चीज़ें भर दी गई। देखो चित्र में दिया हुआ है, एक गिलास में 3 चीज़ें भरी हैं। एक में पानी भरा हुआ है आधा गिलास, एक में शराब भरी हुई है और एक में विष भरा हुआ है। ठीक है। अब असमान स्वरूप लेकिन समान अंतर वस्तु। असमान स्वरूप पहले अपन ने गिलास में भरे थे, अब अपन ने क्या में भरे? असमान स्वरूप में। कोई मटकी ले ली, कोई सुराही ले ली, कोई गिलास दूसरा ले लिया, चीज़ें वही सब भर दी, लेकिन स्वरूप कैसा हो गया? असमान। पहले में कैसा था? समान स्वरूप। चीज़ें दोनों में एक ही हैं, चीज़ें दोनों में एक ही है, पानी भी है शराब भी और विष भी है, लेकिन स्वरूप बदल गए इनके। उसी तरीके से मैक्स वेबर भी कहता है, मैक्स वेबर क्या कहता है कि समाजशास्त्र में सभी तरह के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही किया जाना चाहिए। सामाजिक क्रिया क्या होती हैं? पहली क्रिया सामाजिक क्या है? सामाजिक क्रिया वह होती है जो दूसरे लोगों को व्यवहारों से प्रभावित होती है। जैसे आपके व्यवहार हैं, आपके व्यवहार आपके दोस्तों के प्रति कैसे हैं, माता पिता के प्रति कैसे हैं, भाई बहन के प्रति कैसे हैं। तो पहला व्यवहार, पहला उनका ये था कि सामाजिक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जो दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होती हैं। दूसरा, सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं। अर्थपूर्ण मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ होता है। जैसे किसी दोस्त से आपकी दोस्ती है तो कोई ना कोई स्वार्थ है, माँ बाप से आपकी दोस्ती है, कोई स्वार्थ है। क्यों? वो आप पढ़ रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर पैसा खर्च करें, कपड़ों पर, किताबों पर, स्कूल पर या और सब शौक मौज पे। तो आपका कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण उद्देश्य भी होता है। उसी तरीके से तीसरा है, यह अर्थ या उद्देश्य समाज द्वारा मान्य होता है।
ये अर्थ या उद्देश्य होता है। समाज द्वारा मान्य कैसे होता है? भाई आपको अपने पापा से पैसे लेने हैं, ये आपका अधिकार भी है, तो कहीं ना कहीं ये अर्थपूर्ण संबंध है। अर्थ का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ पर धन की व्यवस्था बनने लगती है। अब जैसे आपके टीचर से और बच्चे से संबंध होते हैं तो वो संबंध कौन से होते हैं? क्रियात्मक। भाई क्रियात्मक कैसे होंगे कि वो आपको पढ़ाएंगे, आप उसका रिएक्शन देंगे, उसको पढ़ने के बाद उसको अपनी चीज़ बताएंगे, तो वो संबंध हो गए आपके क्रियात्मक। लेकिन अर्थपूर्ण संबंध आपके यार दोस्तों से होंगे, आपके मम्मी पापा से होंगे, भाई बहन से होंगे, लेकिन टीचर के साथ आपका अर्थपूर्ण संबंध नहीं होगा, क्रियात्मक संबंध होगा। ठीक है। अब आता है जी, दोनों ने बताया समन्वयात्मक संप्रदाय, जी मतलब समाजशास्त्र के प्रकृति के अंतर्गत स्वरूपात्मक संप्रदाय, फिर आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय क्या होता है? इसमें अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों का अध्ययन एक सामान्य विज्ञान मानते हैं, एक विज्ञान के रूप में मानते हैं। इस विद्वान के संप्रदाय को हम समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। जो विद्वान समाजशास्त्र के अध्ययन को विज्ञान के रूप में लेते हैं उनको समन्वयात्मक संप्रदाय कहा जाता है। दूसरा, पहला वाला कौन सा था? स्वरूपात्मक संप्रदाय। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है दुर्खीम के विचार। दुर्खीम का कहना क्या था? दुर्खीम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिमानों का विज्ञान है। उसका कहना था कि प्रत्येक समाज में अपने कुछ विचार और भावनाएं होती हैं जिनको स्थायी रूप देने के लिए उसके सभी सदस्य हमेशा प्रयत्न करते हैं और स्वयं भी उसमें भाग लेते हैं। उसी प्रकार विचार अथवा कार्य करने के तरीके धीरे धीरे समाज की आधारभूत विशेषता बन जाते हैं। इस विशेषता को ही दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। साधारण बोलचाल की भाषा में जैसे आपके परिवार के कुछ रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, आपका पूरा परिवार उन रीति रिवाज और परंपराओं को निर्वाह करने का पूर्णतः प्रयास करेगा। जैसे आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपके बच्चे भी करेंगे। आपके यहाँ अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं तो बच्चे अपने संस्कारों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके यहाँ अच्छे शिक्षित लोग हैं परिवार में तो आपका आने वाली फैमिली भी अच्छी शिक्षित होगी। कहने का तात्पर्य कि इसमें जो अपनी परंपरागत चीज़ें होती हैं उनमें बच्चे सक्रिय रूप से सभी पारिवारिक लोग भाग लेते हैं। जो परिवार एक छोटा समाज है, उसी तरह समाज की भी रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, उसके अनुसार ही सभी लोग उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दुर्खीम ने क्या बोला? सामूहिक प्रतिनिधान। अब इसी संबंध में सोरोकिन के विचार। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक दशाओं का अध्ययन है। सामाजिक दशाओं का अध्ययन मतलब हम कोई भी आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक क्रियाएं करें, इन क्रियाओं में कुछ तत्व सामान्य जरूर होते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में इन्हीं सामान्य तत्वों को शामिल किया जाता है। सामाजिक दशाएं कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अपन कोई भी राजनीतिक क्रिया करते हैं, राजनीति में भाग लेते हैं, या धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, धंधे करते हैं, तो इसमें आर्थिक चीज़ आ जाती है। तो हम जो चीज़ें करते हैं उसके अनुसार इनकी कुछ दशाएं होती हैं निश्चित। क्या होती हैं? इनकी दशाएं निश्चित होती हैं। इन क्रियाओं में कुछ तत्व सामान्य जरूर होते हैं परंतु इनके क्षेत्र में सभी सामान्य तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब समाज की तरफ से सभी लोगों को जो बराबर का अधिकार या राइट्स रहता है कि वो सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अपने संबंधों को विकसित कर सके, उनको पूरा कर सके। इसी तरीके से उन्होंने इसको समझाया है, जैसे ABCDEF। मतलब कहने का उनका ये है कि सामाजिक विज्ञान तो ये हैं, सभी के अंदर ये सब चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं जो सभी में समान रूप से सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो कहने का कि सभी समाज की सामाजिक दशाओं का अध्ययन भी है। अब हाब हाउस के अनुसार
समाजशास्त्र अनेक सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है। समन्वय मतलब इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परिमाणों का समन्वय करके ऐसा परिणाम निकालना है जिनसे पूरे सामाजिक जीवन को समझा जा सके। इसके साथ ही समाज का कार्य एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करना है जहां सभी सामाजिक विज्ञान मिलकर अपने व्यक्तिगत मतभेदों को दूर कर सके। कहने का आशय यह है कि समाजशास्त्र को एक मध्यस्थ विज्ञान के रूप में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हाबाउस के अनुसार समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है और सामान्य विचारधारा को लेकर पूरे समाज का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य यह है जैसे कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र विज्ञान है और आपका इतिहास विज्ञान है, ऐसी दर्शन शास्त्र है, सभी तरह के विज्ञान हैं। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो इन सभी विज्ञानों को साथ लेकर समन्वयात्मक रूप से कार्य करने का प्रयास करता है। क्यों? समाज ही वो चीज़ है जिसके द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे आर्थिक कार्य हो, चाहे इतिहास के कार्यक्रम हो, चाहे आपके दर्शन के कार्यक्रम हो। करता कौन है? समाज के लोग। किसी की रुचि किसी विषय में हो सकती है, किसी की किसी में, किसी की किसी में, लेकिन करने वाली बॉडी कौन है? समाज। समाजशास्त्र इसलिए सभी विज्ञानों के साथ समन्वयात्मकता का व्यवहार प्रदान करता है। अब समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या होती है, अध्ययन का क्षेत्र क्या क्या है? अब इसमें सबसे पहले पढ़िए आप गिन्सबर्ग के विचार हैं। गिन्सबर्ग का क्या कहना है? नंबर 1, उसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा। नंबर 1, सामाजिक आकारिकी। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के अतिरिक्त उन सभी समूहों, संस्थाओं और समितियों को शामिल किया जाता है जो समाज के आकार तथा ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। समझ रहे हैं आप? सामाजिक आकारिकी, समाज के अंतर्गत ही तो समूह आते हैं, संस्थाएं आती हैं, समितियां आती हैं तो ये समाज के ही सब अंग। तो जिस समाज के आकार में या उसके सामाजिक ढांचे के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक प्रक्रियाएं 2, सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ है व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों के विभिन्न स्वरूपों से। इस प्रकार समाजशास्त्र का विषय वस्तु में सहयोग, संघर्ष, अनुकूलन, समीकरण, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता आदि संबंधों को शामिल किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग रहता है। जैसे परिवार में सहयोग होता है, समाज में भी होता है। संघर्ष होता है परिवार में, समाज में भी होता है। एक दूसरे के प्रति अनुकूलनता की भावना होती है परिवार में, वैसी समाज में भी होती है। प्रतिस्पर्धा आपस में होती है। घर में भाई बहन कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, एक कहता है इंजीनियर बनूंगा, तो प्रतिस्पर्धा है। उसी तरीके से समाज के और वर्गों में भी प्रतिस्पर्धा होती है। प्रभुत्व मतलब अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने की भावना हर किसी के अंदर होती है। परिवार में भी होती है, समाज में भी होती है, समुदाय में भी होती है। अधीनता, लोगों को अपने अधीन रखने की भावना भी हर किसी के अंतर्गत हर समाज में, समुदाय में और समूह में होती है। अब आता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण ऐसे अनेक विषय हैं जो सामाजिक जीवन में निरंतर बनाए रखने में संबंधित हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र में धर्म, परंपरा, नैतिकता, कानून, जनमत, प्रचार आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि समाजशास्त्र में हर समाज में अपनी एक धर्म होती है, अपनी रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं। जैसे हर घर में परिवार में होती है उसी तरह समाज में होती हैं, समूह में होती हैं कि नहीं होती। नैतिकता होती है कि भाई आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप ये काम करें, सभी की सेवा करें, मानव की सेवा करें, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम रखें, तो ये नैतिकता भी है आपकी, है। प्रचार आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत। फिर आता है सामाजिक व्याधिकी, मतलब सोशलॉजी। सामाजिक संबंध हमेशा संगठित ही नहीं होते बल्कि विघटित होते रहते हैं। इस प्रकार पूरे समाज का अध्ययन करने के लिए इन रोगग्रस्त, व्याधिपूर्ण या विघटित दशाओं का अध्ययन करना भी जरूरी है। इस दृष्टिकोण से अपराध, बाल अपराध, बेकारी, बीमारी, निर्धनता, आत्महत्या, अनैतिकता, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक संस्थाएं भी
समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख वस्तु हैं। भाई जब हम समाज में रहते हैं, पहले तो आप ये समझ लें, परिवार आपका समाज, एक छोटा समाज, फिर आपका गली मोहल्ला, शहर, जिला, प्रदेश, फिर राष्ट्र, तो है तो पूरा समाज, पूरा समुदाय है, पूरा समूह है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें व्याधिकी भी होती हैं। व्याधिकी मतलब जैसे इनमें रोगग्रस्त चीज़ें भी होती हैं, व्याधिपूर्ण चीज़ें भी होती हैं, जैसे अपराध होते हैं समाज में कि नहीं। बाल अपराध भी होते हैं, बच्चों के संग गलत गलत कार्य करवाए जाते हैं, उनको नौकरियों पर रखा जाता है, हैं। और बेकारी, कोई कार्य नहीं मिल रहा है आपको, आप बेकार घूम रहे हैं, बीमारी भी है आपकी, निर्धनता भी है, आत्महत्या है। तो ये इस तरह की व्याधियाँ जो होती हैं, अनैतिकता है, भ्रष्टाचार है तो ये समाज की देन। भाई समाज के लोग ही द्वारा ये सब काम किया जाता है। तो समाज के अंतर्गत इन सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के वो भी प्रमुख विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अब जैसे केन्स के विचार हैं जी, तो उसके विचार थे गिन्सबर्ग के। केन्स के अनुसार मानवीय क्रियाएं होती हैं समाज के अंदर, मनुष्य जो भी कार्य करता है वो मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। सामाजिक संगठन, हर समाज में एक संगठन होता है। हर समाज, चाहे वो संगठन जाति के रूप में हो, धार्मिक रूप से हो, लेकिन संगठन तो समाज में ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सामाजिक नियंत्रण, समाज पर सभी अपना नियंत्रण जो सब चीज़ें रहती हैं उन पर स्थापित करना चाहते हैं। सामाजिक परिवर्तन, जैसा कि मैंने बताया, समाज में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं वो ही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। कैसे, इसका उदाहरण है, जैसे आज आपके माँ बाप हैं, कल आप बड़े होंगे, आपके ब्याह होगी, शादी होगी, नौकरी लगेगी, तब आपके परिवार की स्थिति बदलेगी। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन हुआ। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, व्यवसाय करने जाएंगे कि नहीं, तो ये एक परिवर्तन हुआ। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं, आप जिस समाज में रहते हैं उसकी बहुत सी संस्थाएं होती हैं जो कार्य करती हैं, आप उनके सदस्य रहते हैं। तो सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कहने का, समाजशास्त्र की ये पूरा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अपन जहाँ रहते हैं उसके आसपास पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे गली में, मोहल्ले में, गांव में, जहाँ समाजशास्त्र की भूमिका ना हो। सामाजिक संस्थाएं, संहिताएं भी होती हैं। तो जो हो गए आपके समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु। अब एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको जी मालूम होना चाहिए। विज्ञान की परिभाषाएं दी हैं। भाई किसी चीज़ को विज्ञान बताने के लिए, साइंस बताने के लिए उसका मेथड क्या है, उसकी परिभाषा क्या है विज्ञान की। तो इसमें सबसे पहले मार्टिनडेल ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, किसी विशेष विषय सामग्री से नहीं है। मतलब जिस चीज़ का भी अपन अध्ययन कर रहे हैं उसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाए, उसी को विज्ञान कहा जाता है। उसकी विषय सामग्री से उसका कोई संबंध नहीं होता। ऐसी तरह से पॉइंकर ने लिखा, पेंसिल ले लेना, ये नोट करते जाओ साथ साथ। क्या लिखा, विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है जिस प्रकार ईंटों से मकान बनता है, लेकिन जिस प्रकार ईंटों के ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार तथ्यों के संकलन मात्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। किसी चीज़ को जैसे ईंटों के ढेर लगा है उसको अपन भवन नहीं कहेंगे, मकान नहीं कहेंगे। जब वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लग जाती हैं, पूरा हो जाता है, तब उसको मकान। उसी तरीके से जो हमारे तथ्य हैं, संकलन हैं, उनको हमको इकट्ठा करना है और उनका विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना है, तभी हम उसको विज्ञान कहेंगे। तो इस तरह से क्या तात्पर्य निकलता है कि विज्ञान वह पद्धति है जो निष्पक्ष होकर तथ्यों का अवलोकन करने पर जोर देती है। अब विज्ञान के अंतर किसी चीज़ को विज्ञान मानने के लिए सभी विशेषताओं को, विज्ञान को समझने के लिए संक्षेप में उसका वर्णन निम्न रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। कोई भी चीज़ अगर विज्ञान का प्रमुख तत्व है तो उसको वैज्ञानिक पद्धति से उसकी कार्यविधि संचालित की जाए और उसका उसी तरीके से तथ्यों को देखा जाए, तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है विज्ञान में। दूसरा, तटस्थ अवलोकन होता है, कोई भेदभाव नहीं होता, तटस्थता के रूप में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, अवलोकन किया जाता है, तथ्य निकाले जाते हैं। तथ्यों का फिर निकले हुए जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और वर्गीकरण किया जाता है विज्ञान को मानने के लिए।
क्या है का वर्णन। विज्ञान जी कहता है क्या है। विज्ञान का संबंध तथ्यों की विवेचना करके विज्ञान में करने से है। यह किसी कल्पना अथवा आदर्श को महत्व नहीं देता। इसका संबंध क्या होना चाहिए से नहीं है, बल्कि यह तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जैसा कि वे वास्तविक रूप में हैं। ये तथ्य चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। कार्य कारण का संबंध, कार्य का और कारण का एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ संबंध हो, तभी उसको अपन विज्ञान का रूप दे सकते हैं। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण विभिन्न तथ्यों को जोड़कर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया के द्वारा उसे क्रमबद्ध उसका जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसी को सामान्यीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। भविष्यवाणी की क्षमता, जिस तरह से विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, विज्ञान के अंदर किसी चीज़ का आपने प्रयोग किया, फिर आप बता सकते हैं कि इसके भविष्य में ये होगा। भविष्यवाणी आपने कर दी कि भविष्य में इस चीज़ से हम ये चीज़ बना लेंगे। उसी तरीके से भविष्यवाणी की जो क्षमता होती है उसको विज्ञान का एक सहयोगी लक्षण माना जाता है। अब समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान ये भी है, सब कह रहे हैं, तो पहले सबसे पहले आपको ये बता दिया कि विज्ञान होता क्या है। अब समाजशास्त्र विज्ञान कैसे है, इसका जैसे समाजशास्त्र की विज्ञान की जो विशेषता है, उसी तरीके से समाजशास्त्र की भी अपनी एक वैज्ञानिक विशेषता है। नंबर 1, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन करने में जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये विज्ञान है। दूसरा, इसमें तथ्यों का तटस्थ अवलोकन भी किया जाता है। समाजशास्त्र में जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं, उनका अवलोकन तथ्यों का तटस्थता के रूप में किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषणात्मक और वर्गीकरण, जिस तरह विज्ञान में तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, उसी प्रकार समाज के तथ्यों का भी विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन भी करता है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन से तात्पर्य है कि समाजशास्त्र आज ये है, भविष्य में जैसे विज्ञान भविष्यवाणी करता है, उसी तरीके से समाजशास्त्र के जो अध्ययनकर्ता होते हैं वो ये बता देते हैं कि भविष्य में समाज कैसा होगा। आज से 20 साल पीछे आप जाओगे तो उस समय के जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने ये उस समय भविष्यवाणी की थी कि आने वाला समाज आधुनिक होता चला जाएगा, जो हमें आपको आज दिख रहा है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ना तो टीवी था, ना मोबाइल थे, ना आपके और जो कंप्यूटर उपकरण इत्यादि वगैरह कुछ भी नहीं थे। लेकिन विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की की, तो हमारे समाजशास्त्रियों ने ये पहले से ही विज्ञान की तरह भविष्यवाणी की थी कि आने वाला जो समाज होगा वो वैज्ञानिक होगा, आधुनिक होगा। तो आज अपन देखते हैं कि अपन आधुनिकता के आज की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आधुनिकता के जीवन में जी रहे हैं। कार्य कारण के संबंध का स्पष्टीकरण, जैसे विज्ञान में कार्य और कारण के संबंधों का स्पष्टीकरण किया जाता है, उसी समाजशास्त्र में जब इसके तथ्यों का संकलन करके स्पष्टीकरण करके इनके भी संबंधों का स्पष्टीकरण किया जाता है। और उसी तरीके से छठवां पॉइंट है सामान्यीकरण की क्षमता। जैसे विज्ञान में सामान्यीकरण की क्षमता होती है, उसी प्रकार किसी घटना के कारण तथा प्रभावों के आधार पर समाजशास्त्र में ऐसे सामाजिक नियम स्पष्ट किए जाते हैं जिनके द्वारा भावी संभावनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी सामान्यीकरण की क्षमता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं विद्वान जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं मानते, जिसमें कुछ हैं, बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं, न्यूटन है, गैलीलियो है, मार्कोनी ने अपने विश्वविख्यात सिद्धांतों का प्रतिपादन बंद प्रयोगशाला में नहीं किया। यह कहना भी गलत है। समाजशास्त्री नियमों में भविष्यवाणी का अभाव होता है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि समाजशास्त्री नियमों में विज्ञान की तरह आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जबकि वास्तव में प्राकृतिक और सामाजिक सभी विज्ञानों के नियम कुछ विशेष मान्यताओं से बने रहते हैं। कोई भी प्राकृतिक विज्ञान पूरी तरह सच्ची और निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यदि इन दृष्टिकोण से अपन विचार करें तो निश्चित रूप से स्पष्ट कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति भी निश्चित ही वैज्ञानिक है।
तो ये आपका हुआ चैप्टर 3 समाजशास्त्र का। अब इस चैप्टर के आपको ओटी दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप करें। अब मैं अगला चैप्टर चौथा है जो आपको अगले उसमें पढ़ाऊँगा, उसका नाम है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध क्या क्या है। अन्य सामाजिक विज्ञान कौन कौन से हैं? राजनीतिक विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है। तो इनका समाजशास्त्र से क्या संबंध है वो मैं आपको अध्याय 4 में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और बेटा आपको अगर अपने कार्य करने में इनके नोट्स बनाएं आप, और अगर किसी चीज़ में आपको दिक्कत आती है आप निष्फिक्र होकर 12 बजे के बाद स्कूल में आ जाएं, मैं आपको जो आपकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करूँ, ठीक है। ओके बेटा।